Hello students. As you all know that we are dealing with the solid state chapter, and today is our lecture 11, and we will discuss here point 1.7, packing efficiency. Packing efficiency is like the coordination number. The magnitude of packing efficiency gives a measure of how tightly particles are packed together. Packing efficiency is the fraction or a percentage of the total space occupied by the sphere. फॉर्मूला देख लीजिए उसका. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. हम लोग जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे. हमने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल देखे हुए हैं, सिंपल वाले, बॉडी सेंटर्ड वाले और फेस सेंटर्ड वाले. उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम रहेगा उनके वॉल्यूम को यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तब हमें उसका परसेंटेज मिल जाता है, यानी कि हमें पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाती है. हम वन बाय वन एक एक करके जो है सिंपल वाली और बॉडी सेंटर्ड वाली पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे मेटल क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में. सिंपल क्यूबिक लैटिस जो था हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने प्रेजेंट थे. तो पैकिंग एफिशिएंसी इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस में देखिएगा कि नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास थे जो सिर्फ कॉर्नर्स पर होते थे. इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल particles or a space are at the corner and touch each other along the edges. ये किस तरह से थे सारे के पार्टिकल्स, ये एक दूसरे के साथ कॉर्नर पे कनेक्टेड थे और वो एक दूसरे से जो है एजेस के साथ कनेक्टेड थे. तो अब इसमें हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम याद रखना है कि हमने जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखा था वहाँ पर जो है सिर्फ एक ही नंबर ऑफ़ एटम है. सिर्फ एक ही नंबर ऑफ़ एटम. हम जब इनका यूनिट सेल कट कर लेते हैं तो कट करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम कितना रहेगा, ओनली 1 रहेगा. तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्टी स्पेस और यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल की जो स्पेस आ रही है, जो वॉल्यूम आ रहा है, हमें एक्चुअल अब उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो 100% का यूनिट सेल है इसमें ये जो पार्टिकल्स आपको जो नज़र आ रहे हैं इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना परसेंट है और जो एम्प्टी स्पेस है वो कितने परसेंट है. अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. चूँकि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम ओनली 1 है, तो यहाँ हमको कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा. ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं. हम वन बाय वन इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो पहली स्टेप रहेगी, हमें जब यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है सिंपल यूनिट सेल में, तो देखिए स्फेरिकल फॉर्म के जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इन स्फेरिकल फॉर्म के पार्टिकल्स में एक स्फेयर के सेंटर के साथ दूसरे स्फेयर के सेंटर को कनेक्ट किया हुआ है. तो जब हम एक स्फेयर का जो सेंटर से दूसरे स्फेयर तक जाने के लिए जो रेड लाइन इस तरह से बनाई हुई है, हम यूनिट सेल का एज लेंथ उसे कहते हैं. एज लेंथ को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से. ओके, हमने यहाँ पर एज लेंथ लिया हुआ है और ये एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. अब ये जो हमारे पास स्फेरिकल का जो डिस्टेंस आया है, हमने उसको आर से डिनोट जो किया है हमने, इट इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फेयर. ओके, एंड दिस A इज़ द एज लेंथ और A इज़ इक्वल्स टू 2R. या हम अगर R की वैल्यू ले लें तो वो हो जाएगी R इज़ इक्वल्स टू A/2. ठीक है, हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखते हैं हम हमारी अगली स्टेप, जहाँ पर हम स्फेयर का वॉल्यूम देखते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कैसा आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज़ इक्वल्स टू 4/3 πr³. ये तो सबको पता है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन में r की वैल्यू को रख लेते हैं. जब हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू को पुट करते हैं तो 4/3 पाई r की जगह आ जाएगा A/2³. ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. अब हमने इसको सॉल्व किया. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4/3 पाई A³ 4/3 को जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 6 हमारे पास. अब ये 6 किस तरह से आता है देखिए, तो ये है A/2 और ये है हमारा 4/3. हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर पाई A³/6.
अब हमारी अगली स्टेप है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल किस तरह से रहेगा, बिकॉज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन पार्टिकल, वो एक ही पार्टिकल रखता है, तो जो हमारा पार्टिकल का वॉल्यूम आया है एज इट इज़ रहेगा पाई ए क्यूब अपॉन 6। ओके, नाउ पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब जो हमारा फॉर्मूले के थ्रू आया है पाई ए क्यूब अपॉन 6 अपॉन ए क्यूब क्या रहेगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, क्या होगा यहाँ पर ये ए क्यूब और ये ए क्यूब क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 100 पाई डिवाइडेड बाय 6। आप सबको पाई की वैल्यू पता है 3.142 आ जाती है, तो 100 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाय 6, अगर आप जो है पहले डिवाइड भी कर लेते हैं 3.142 को 6 से, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 5236। इस तरह की आपको वैल्यू मिल जाती है जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है आंसर 52.36%। तो ये जो 52.36% है ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आती है, और जब हम उसको 100 से माइनस करते हैं इस वैल्यू को तो रिमेनिंग बचेगा 47.64। तो ये 47.64% जो रहेगा दैट इज़ एम्प्टी स्पेस रहेगी, और 52.36% जो रहेगा दैट इज़ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन अ बीसीसी लैटिस। तब बीसीसी लैटिस में जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि इन दिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये जो हम एक सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो क्या करता है, देखिए कॉर्नर के पार्टिकल्स को टच करता है ना, ये क्या करेगा हमारे पूरे कॉर्नर के पार्टिकल्स को टच करेगा। अगर हम सिर्फ उसके एक प्लेन से देखते हैं, तब एक प्लेन से अगर हम देखें तो वो पूरे कॉर्नर के पार्टिकल्स को टच करता है। ये मिडिल वाला पार्टिकल और हमारे जो पूरे कॉर्नर के पार्टिकल्स है, अगर हमने इनको यूनिट सेल के शेप में अगर कट कर लिया तो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स यानी कि 1/8 वाला पार्ट रहेगा हमारा, और मिडिल वाला पार्ट जो है बिल्कुल भी कट नहीं हुआ है कहीं से भी। तो जब हम इसका नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे तो मिडिल वाला पार्टिकल हमारा एक, और कॉर्नर वाले जो 1/8 कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं वो जब मिला लेते हैं हम तो वो एक हो जाएंगे, यानी कि 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर्ड में हमारे नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं 2 एटम्स। ओके, तो अब इन 2 एटम्स को लेकर हमको देखना है कि जब हम इनको स्टडी करते हैं कि द पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ द क्यूब टचेस 2 कॉर्नर्स पार्टिकल्स अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ओके, तो टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, तो हमको जब इनका रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद देखिए कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर हम किस तरह से कर रहे हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, देखिए फिगर में जो है हमने कंसिडर करना है एक ट्राइंगल को। हम पहला ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर FED कंसिडर करना है। देखिए FED, अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें तो ये 90 डिग्री वाला है, यहाँ पर एंगल हमको मिलेगा FED जो कि रहेगा 90 डिग्री वाला। जब 90 डिग्री वाला एंगल है हमारे पास तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है FD² = FE² + ED²। ओके, ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब हम क्या करते हैं उनकी वैल्यू अगर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारा ED और जो FD है वो हमारे एज लेंथ भी रहेंगे। एज लेंथ की अगर हम वैल्यू ले लें तो वो कैसी आएगी, देखिएगा कि A² + A² = 2A²। ठीक है, FD की जो वैल्यू आएगी हमारी वो वैल्यू A की जैसी रहेगी, FE की वैल्यू, और ED की जो वैल्यू आएगी हमारी वो भी कैसी रहेगी, एज लेंथ ही है तो वो भी कैसी आएगी हमारी A² आएगी। तो FE की वैल्यू और ED की वैल्यू यानी कि एज लेंथ की वैल्यू और दोनों भी जब सेम हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे वो A² + A² दैट इज इक्वल टू 2A²। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगला ट्राइंगल हमारा कंसिडर करते हैं दैट इज AFD। हमने अगला ट्राइंगल कंसिडर किया हुआ है, देखिए AF और D वाला। ठीक है, पहला वाला ट्राइंगल हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं हमारा। हमने दूसरा ट्राइंगल जब यहाँ पर कंसिडर किया तो दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं AF और D वाला। ये भी कैसा है हमारा 90 डिग्री वाला है, तो इसमें एंगल देखिएगा, एंगल ADF रखता है 90 डिग्री।
अब यहाँ पर एज देखिए हमको कौन से मिलते हैं, तो ये जो हम पाइथागोरस थ्योरम जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा AF² इज इक्वल्स टू AD² प्लस FD²। अब ये जो हमारे पास AD है, AD² की वैल्यू हमारे पास रहेगी A वाली, ठीक है। और FD² की जो वैल्यू है वो हमें अभी ऊपर वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 से मिलती है, FD² की वैल्यू। और AD यानी कि हमारा एज लेंथ है वो तो रहेगी A। जब हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो देखिए कैसा बनेगा, हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा फिर कि ये रहेगा AF² इज इक्वल्स टू A² प्लस 2A² इज इक्वल्स टू 3A²। क्योंकि हमारे पास जो AD है वो A है, लेकिन जो FD है वो कौन सा था हमारा, वो कौन सी रहेगी हमारी AF² की जो वैल्यू हमने अभी देखी हमारी, वो वैल्यू आ जाती है 3A²। देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, पहले AD² FD² की वैल्यू रखना है। तो ये FD और AD, FD की वैल्यू हमको अभी मिली कि ये क्या थी, 2A² थी, और AD की वैल्यू अभी हमने देखी वो हमारी क्या है, A है। तो ये A² प्लस 2A² इज इक्वल्स टू 3A² आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमारी वैल्यू को रख लेते हैं। तो AF इज इक्वल्स टू √3A, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो AF है वो देखिए ध्यान से कि ये जो AF है यहाँ पर ये A से लेके F तक हमको कितने रेडियस मिल रहे हैं। देखिए पहला हमारा जो स्फेयर है, जब हम A से डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ का एक रेडियस मिलता है। फिर हमारा जो मिडल वाला स्फेयर है वहाँ पर हमें 2 रेडियस मिल रहे हैं। फिर हमारा जो कॉर्नर वाला F वाला जो स्फेयर है वहाँ पर हमको एक और चौथा रेडियस मिल गया। यानी कि जो AF है वहाँ पर कितने रेडियस है, देखिए 4R, 4 रेडियस हमको वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तब ये AF की जगह पर हम क्या करते हैं, 4R वैल्यू रख देते हैं। तो ये इक्वेशन में अगर हम रख दें तो ये क्या बन जाएगा, √3A इज इक्वल्स टू 4R एंड हेंस R इज इक्वल्स टू √3/4A। या आप उसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू 4R/√3, आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। या हमको सिर्फ रेडियस चाहिए तो हम रेडियस की वैल्यू इस तरह से निकाल लेते हैं कि रेडियस हमारा आएगा R इज़ इक्वल्स टू √3/4A, ओके। अब देखिए हमारी अगली स्टेप रहेगी कि हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालते हैं। अब जब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमको यहाँ कैलकुलेट करना है तो वो कैसा आ जाएगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर R की वैल्यू हमारी जो अभी इक्वेशन में वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगी 4/3π और ये R की जगह वैल्यू आ गई √3/4A³, ओके। हमने सिर्फ उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद 4 का हमने क्यूब ले लिया, 4 का क्यूब आ जाएगा 64, ओके। √3 का क्यूब ले लिया हमने ये, और ये A का क्यूब हमने रख लिया क्योंकि पूरा कंप्लीट ब्रैकेट का क्यूब है, R का क्यूब है इसके लिए, है ना। तो ये R के क्यूब रहने की वजह से हम क्या करते हैं, ये पूरे हमारे ब्रैकेट का क्यूब ले लेते हैं इस तरह से। अब देखिए अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ये √3³ है तो √3³ यानी क्या रहेगा, ये √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 फिर से मल्टीप्लाइड बाय √3, ये क्या होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और ये √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एक जो हमारा √3 है वो एज इट इज़ रहेगा इस तरह से √3, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा ये वाली स्टेप में। तो देखिए अब ये होगा क्या कि ये √3/√3 डिवाइडेड बाय 64 है, और ये A³ हमारा एज इट इज़ है। मैंने सिर्फ अभी एक पार्ट आपको सॉल्व किया है, देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा, ये वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 4 है, ये 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 2, और ये हो गया 4 6 ज़ा 24, तो ये आ गया 64। तो इस तरह से आपका रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है, देखिए कि √3 बचा हुआ है, और यहाँ का ये पाई, इस साइड का पाई बचा हुआ है, और ये A³ डिवाइडेड बाय सॉल्व करके कितना आया 60, ये आ गया हमारे पास √3πA³/60। ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज़ BCC। हमारे पास जो यूनिट सेल है वो BCC है जिसमें 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन BCC यूनिट सेल इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय √3πA³/16, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया 2 8 ज़ा 16। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ जाता है √3πA³/8, ठीक है। हमारी अगली स्टेप है पैकिंग एफिशिएंसी।
पैकिंग इफिशिएंसी में देखिए कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। हमने अभी वॉल्यूम ऑक्युपाइड पार्टिकल कैलकुलेट किया, दैट इज √3 पाई a³ अपॉन 8a³ इंटू 100। अब देखिए इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है कि ये a³ और ये a³ क्या हो गए, हमारे कैंसिल हो गए। बचा क्या फिर हमारे पास, देखिए कि पाई और जो है पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू। हमें क्या करना है, √3 की वैल्यू करना है। √3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे या फिर अगर आप लॉग पे से भी देख लेते हो तो ये आती है 1.732 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 3.142 डिवाइडेड बाय 8। अगर आप इतना सब कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर आ जाता है उसका आंसर 68। और जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वो रहेगा हमारा 68%। ठीक है, अब ये जो हमारा 68% आंसर आ रहा है ये क्या रहेगा हमारा, कि ये है हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्रेजेंस इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमारा टोटल वॉल्यूम रहेगा पार्टिकल का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। और अब जब हम उसको 100 से माइनस कर लेते हैं हमारे इस आंसर को 68% को, तो वो कितना बच जाएगा हमारे पास 32%। जो 32% फिर क्या रहेगा हमारे पास, एम्प्टी स्पेस और वॉइड वॉल्यूम। बॉडी सेंटर्ड में एम्प्टी स्पेस और वॉइड वॉल्यूम रहेगा। तो आपने जैसा देखा कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 47% क्या था, वहाँ पर वॉइड था। और यहाँ पर हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास वॉइड क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि 32% हो गया। अब वैसे ही अगर आप फेस सेंटर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर भी वॉइड क्या हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यूनिट सेल में ज़्यादा है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में ज़्यादा रहेंगे हमारा वॉइड उतना ही कम आएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।